जैसे कि पहला सवाल एक पूछा गया कि समरीन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर 1260 रुपए में बेचती है, दूसरा कीबोर्ड 10% की हानि पर इतने में बेचती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अब जब कुल लाभ या हानि प्रतिशत, और वो भी तब जब अलग अलग एसपी दे रखी है, तब कैसे करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं भाई, मुझे मालूम है कि 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले सामान को, मैंने यहाँ पे सीपी लिखा और यहाँ एसपी लिखा, मुझे एक बात समझ में आई कि पहले सामान को मैं 4 रुपए का खरीद के लाया तो 5 में बेच रहा हूँ, दूसरे सामान को मैं 10 रुपए का खरीद के लाया तो 9 में बेच रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ। सवाल में क्या है कि जो बेचने का अनुपात है वो क्या है? जैसे मैं इसको काटूं 9 से, तो आप कहेंगे 14 बार कटेगा 14 नम्मा, और ये 16 बार कटेगा। दोबारा काटूं तो ये 8 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। मैंने एक चीज तो समझ ली कि इनके एसपी का अनुपात 7:8 है। तो अब ये 7:8 कैसे बनेगा? तो आपने कहा पहले इक्वल बना लो, इसको 9 से गुणा करो, इसको 5 से, 9 से करेंगे, इसको 5 से। अब आपको 7-8 करना है तो आप इसको 7 से कर लो, इसको 8 से। अब हमें पूरा सवाल नहीं करना होता कभी भी। आप देखो कि जब मैं 9 और 7 नीम 63 को 4 से गुणा करूंगा तो मैं सीपी की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे 63 गुणा 4 यानी 6 चौक 24, 240, 252 आ जाएगी सीपी। अच्छा, मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अभी 1 रुपए का था, एक का ही तो था, और 63 से गुणा करूंगा तो 63 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। आपने कहा कि 8 पंजे 40, 40 का लॉस आ जाएगा, यानी ये बात तो तय हो गई कि 23 का ओवरऑल फायदा होगा। अगर मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये 400 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि टोटल जो फायदा हो रहा है 400 और 252 यानी 652 पे हो रहा है, कितने का? 23 का। 652 पे अगर 23 का फायदा हो रहा है, 100 पे कितने का होगा? तो मैंने 100 निकालने के लिए क्या किया, 100 और 23 गुणा 100 बटे 252, 652। आपने कहा कि जी 4 से भाग कर रहा हूं तो 25 आ रहा है, 4 से इसको कर रहा हूं तो 163 आ रहा है। मैं समझ गया 163 वाला उत्तर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक चीज और की फायदा होगा, लॉस नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक यही उत्तर था। अगर इस सवाल में हम दोनों की सीपी निकालते हैं तो वक्त ज्यादा लगेगा और उत्तर का आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यही 7-8 का अनुपात ना होके कुछ ऐसा सिंपल सा अनुपात होता, 5-18 का होता, तो केवल इसको 2 से गुणा करनी पड़ती। मेरे कहने का मतलब इस सवाल को करने का सही तरीका यही है कि अगर एसपी डबल होती, 2-3 का अनुपात होता तो हम 2-3 से गुणा कर देते, 5-4 का होता तो 5 से 5 कट जाता, सवाल सरल बन सकता था और पूरा सवाल करने की इसको जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने भी पूरा नहीं किया। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल, आप देख रहे हैं कि एक दुकानदार के पास 3 किलो वजन में 100 ग्राम का दोस्त है, उसने चारू को उसी 2 स्पून वजन का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलो आलू बेच दिया। विक्रेता के लिए आलू का लागत मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। हमने क्या किया कि प्रॉफिट लॉस के सवालों को एक साथ ले लिया। जैसे आप एक सवाल देखेंगे कि एक दुकानदार के पास 3 किलो वजन में 100 ग्राम दोस्त है, चारू को उसी 2 स्पून वजन का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलो आलू बेच दिया और लेकर आया है ये 3 किलो आलू 12 रुपए के हिसाब से कितने के? 36 रुपए के लेके आया है। यानी अगर मैं सीधा इसका लाभ देखूं कि 46 रुपए इसकी जेब में आ गए तो आप कहेंगे 10 रुपए का लाभ है। फिर आप ये भी कहेंगे कि इसने जो 100 ग्राम की बेईमानी की वो 100 ग्राम इसके पास बच गया है। अगर 1000 ग्राम 12 रुपए का था तो इसके पास अभी 1.2 रुपए का और बच गया है, भले ही उसे इस्तेमाल करे, यानी ये 1.2 का लाभ इसका और होगा, तो उत्तर आ जाएगा 11.2। यही सवाल का सही उत्तर है। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अगला देखेंगे, विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज की बजाय 19 कुकीज 95 में बेची, जिससे ग्राहक को धोखा मिला। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी थी तो उसका लाभ कितना होगा? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसको 19 कुकीज कितने की पड़ी थी? तो आप कहेंगे कि जी इसको 20 कुकीज 76 रुपए की पड़ी थी, तो 19 कुकीज कितने की आ जाएंगे? 19 बटे 20 कर दूं इसको, तो ये आ जाएगा जी 19 बटे 20 का मतलब हो गया 361 बटे 5, 7 35, 72.2, यानी इसको 72.2 की पड़ी थी 19 कुकीज। अगर 19 कुकीज 72.2 की पड़ी थी और इस आदमी को 95 रुपए मिले हैं, अभी 95 रुपए मिले हैं 19 कुकीज बेच के, तो इसका फायदा कितना है? 22.8 रुपीज का फायदा है। 22.8 रुपीज का फायदा है, यही सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़े। अगर किसी को डाउट है तो आप बताओ, अगर यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जी, अमित और बिलाल क्रमशः 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं,
अमित अपने सामान पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने सामान पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करके y% की छूट दे देता है। दोनों को लाभ इक्वल होता है। कितना सिंपल सवाल है। अगर मैं देखूं तो पहले वाले व्यक्ति को अगर कोई आदमी अपने सामान पे 100 रुपए अधिक मांग कर दे तो उसे 100 का फायदा होगा। ये y% अधिक मांग करता है तो मैं सीधे कह सकता हूँ 1500 का y%, इसको 15y का फायदा होगा। ये दूसरा वाला जो बंदा है ये खुद कह रहा है कि जी इस पे ये 2y% अधिक मार्क करता है, यानी ये इसको कितना बना लेता है, तो आपने कहा 2000 प्लस 40y सीधे बना लेता है। आपने क्या कह दिया कि जी अब मैं इस पे y% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो जब मैं y% का डिस्काउंट दूंगा तो कीमत कितनी रह जाएगी। इस पे y% का डिस्काउंट दूंगा 20y, इस पे y% का डिस्काउंट दूंगा प्लस 0.4y स्क्वायर, ये डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप मुझे बताओ जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसका लाभ कितना रह जाएगा। तो आप कहेंगे कि जी मैंने इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 2000 प्लस 20y और माइनस 0.4y स्क्वायर। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर दोनों का लाभ सेम है, इसका लाभ कौन सा है, ये तो मैंने क्या निकाल दी इसकी एसपी, कि आपने 2y% बढ़ाया, y घटा दिया, ये माइनस y% y घटा दिया, तो ये आ गया 2000 प्लस 20y माइनस 0.4y स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ इसका लाभ था 15y, तो 15y का मतलब क्या हुआ कि मैं सीधे कह सकता हूँ इसका भी अगर 15y बनाना है तो 5y और 0.4y स्क्वायर इक्वल है, या तो ऐसे सोच लो या इसी को बराबर लिख दो 20y माइनस 0.4y स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा जी 0.4y स्क्वायर 5y के बराबर आएगा। y की वैल्यू 50/4 12.5% आ जाएगी। एक तरीका इस सवाल को करने का ये था। एक तरीका इस सवाल को करने का ये भी था कि मैं सक्सेसिव लगा देता कि किसी चीज का मूल्य 2y बढ़ा है पहले और फिर y घट गया तो 2y माइनस y, वहां से भी यही y स्क्वायर बचता, बट वहां पे अपॉन 100 ये सब गंदगी मचती। मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग ना थके, तो मैंने सिंपल किया 2y बढ़ाया y कम कर दिया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320%। तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं और सीधे लिख देंगे कि भैया 320% अगर लाभ है तो इसका मतलब एसपी कितनी है, 420 है। आपकी वाली पर्सनैलिटी 320% लाभ है या नहीं, खुद कह रहा है सवाल में। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, यानी लागत अगर 110 होती है और एसपी सेम रहती है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। लाभ भी सोचिए क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो है लाभ है 310 का और वो भी 420 पे, तो आपसे कह रहे हैं जी 100 पे कितने का होगा, इतनी सी बात पूछ रहे हैं। तो अब हम कैसे ओरली कैसे करेंगे समझना, जरा सी बात समझना मेरी, थोड़ी सी ज्यादा। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें आपको नहीं बताता हूँ, मेरे करने का तरीका क्या रहता है आप पहले से भी जानते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे ये निकालना है, तो आपने कहा कि जी ये देखो आप 0 से 0 काट दो, काट सकते हो 0 या नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं इसको 3/4 मानूं तो ये 75% आएगा, 75 आएगा बोलो। लेकिन आप देखो कि आप कम कर रहे हो, दोनों को कम कर रहे हो, यानी उत्तर इससे भी छोटा आएगा। या आप इसको भी छोड़ो, आप ये भी कह सकते थे अगर आप इसको सिर्फ 4 मान लो तो ये 25 से कटेगा और 25 दिया। अगर मैं इसको 4 मान रहा हूँ, कम कर रहा हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो तब ये 75% आ रहा है उत्तर। लेकिन ये तो ज्यादा है तो 75% से कम आएगा उत्तर हर हाल में, और वो एक ही ऑप्शन था, इसीलिए सवाल मैंने लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 75% से कम आएगा उत्तर, और 75 से कम जो ऑप्शन था जो करीब है वो 73 था। आप निकाल भी सकते हैं, यही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य से 10% अधिक हो जाता। कितना गजब सवाल है, देख रहे हैं आप। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है और इसे 40% की छूट पर बेचा गया। 40% की छूट होती है जी सीधे 2/5, यानी 2/5 मतलब 220 की छूट दे दीजिए इसको, यानी बेच कितने में दिया, 330 में बेच दिया। आप खुद भी कह रहे हो कि ये 10% ज्यादा है, यानी ये 110% की वैल्यू है। तो भैया 100% की कितनी होगी वैल्यू सीपी, तो आपने कहा वो 300 रुपए हो जाएगी। ये सवाल मुझे मुश्किल नहीं लगा, अच्छा लगा, बस प्यारा लगा थोड़ा। ऐसी लैंग्वेज पे सवाल कभी आया नहीं है, हमने कोशिश की है कि हर एक लैंग्वेज को भी ले लें।
रमेश ने 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए की दर से बेच दी, उनमें से 1/5 350 की दर से और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है। आपको पता है ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं? आधी पुस्तक मतलब हाफ। आपको पता है कि जो पुस्तक 300 में बेची है 200 की लाके, उस पर सीधे 50% लाभ कमाया है। तो आधी पे तो 50% लाभ कमाया, तो मैंने आधी को 50 से गुणा कर दिया। बचा कितना? इसने क्या, उनमें से 1/5। अब देखो 1/5 ऑफ देम सोल्ड हाफ ऑफ देम और 1/5 ऑफ देम, यानी कि 1/5 सीधे। रिमेनिंग का नहीं बोला। उसको कितने पे बेच दिया आपने? 350 पे, यानी आपने 150 का लाभ कमाया है 200 पे। 200 पे अगर 150 का लाभ कमाएंगे, 100 का लाभ था 50%, तो 75% लाभ हो गया। मौखिक कर सकते हैं। अब आप बाकी पे क्या कह रहे हो? आप उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रही। बस प्रॉफिट जो हो रही थी वो यहीं से हो रही थी। तो कितनी आ गई प्रॉफिट? 25% प्लस 15% बराबर 40% प्रॉफिट आ गई। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ऐसे सवाल आपने पहले नहीं पढ़े? मैं समझता हूँ कि आपने पढ़े होंगे। आधे पे 50%, 1/5 पे 75%, 25 प्लस 15 40 उत्तर आ गया। अगला सवाल 8वां। ये कह रहा है एक विक्रेता ने 10 प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। वाह! देखो इसने कीमत घटा दी भाई। कीमत इसने कितनी कर दी आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे महाराज इसने 10 से 7.2 कर दी कीमत। खुद ही बोल रहा है। बेचना शुरू किया 1 केजी के बजाय 900, यानी अब ये 900 को 1000 ग्राम बना रहा है, 9 से 10 कर रहा है। तो वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना था कि क्या होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। वास्तविक मूल्य में जो परिवर्तन दिख रहा है 9/72, 100 से 80 यानी 20% कम हो जा रहा है वास्तविक मूल्य। तो जो परिवर्तन है वो 20% का है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? आप मुझे बताओ। आगे बढ़े। आप देखो तो एक दुकानदार ने चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है, तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5वां हिस्सा खराब हो गया। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को प्रति केजी मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए कितना सिंपल सवाल है। पहले आप 112% कमाते थे चीनी से। अब आपकी तमन्ना सिर्फ 105% कमाने की है। लेकिन आप कह रहे हो कि पहले जो बेचता था वो 5 बेचता था, अब 4 केजी बेच पाएगा क्योंकि 1 केजी खराब हो गई है। तो मैंने अनुपात निकाला, 4 से इधर गुणा करूंगा। आपने कहा जी 448 और 525 का अनुपात आएगा। सवाल में आप देखोगे तो 448 की वैल्यू 44.8 है, तो ये 52.5 हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में मुसीबत हुई? आप मुझे बताओ। मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा पहले 12% का लाभ अर्जित करता था। 12% के लाभ अर्जित करने का मतलब 112%, फिर 105% चाहिए, लेकिन पहले 5 किलो बिकती थी और अब 4 किलो बिक रही है। रेशियो निकाल दिया, बस कुछ करना ही नहीं था सवाल में। सीधे 448 525 पॉइंट लगाया मैंने, कोई कैलकुलेशन भी नहीं की। बताओ। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा और बिल 5480 का हुआ। उसने 10 नवंबर को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपए था। उसने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पे 2% छूट पाता है। खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें 10 नवंबर वाला तो वो था जिसपे 2% छूट मिली है, और 19 नवंबर वाला वो था, मेरा बर्थडे भी आता है, जिसपे कितनी छूट मिली है? 5% छूट मिली है। तो देखो मैं ऐसे सवालों में, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए। मैंने पहले भी एक लाइन आपको मेरी याद होगी, मैं बार बार कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कभी भी पूरी कैलकुलेशन मत करो। क्या करो? जब तक कि लास्ट तक आप उत्तर के करीब ना पहुंच जाओ, तब लास्ट में लगे कि अब गुणा करनी पड़ेगी तभी गुणा करो, अदरवाइज चलते रहो। देखना कैसे। ऐसा 7-8 सवालों में होगा। आपने कहा कि जो 19 नवंबर को खरीदा है 5480, समझना 5480, उस पे आपको कितने की छूट मिलेगी? तो आपने कहा 5% की मिलेगी, यानी इसको गुणा कितने से होगी? बिल जो होगा 95%। बात सही है कि नहीं? 95% की बात सही है कि नहीं मुझे बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और जो इसने 9800 बिल किया है, इस पे जो इसको छूट मिली है, तो आप कहेंगे इस पे जो छूट मिली है वो 2% की, तो 98 देना पड़ेगा। ये बात तय हो गई हमारी और इसकी, ये बात तय हो गई। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट, तो आपने कहा महाराज यूनिट डिजिट तो सबका समान है। मैंने कहा 10th डिजिट, आपने कहा वो अलग है, इसका 1, इसका 5, इसका 9, इसका 5। ठीक है, कोई बात नहीं, करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ये पॉइंट हट जाएगा इस 0 से और ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। आपने कहा कि जी वैसे भी अगर इसको करें डबल कर दें, 9 दूनी 18 और 1, तो ये 19 गुणा, और इसको फिर आधा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ये तो ये आ गया, और प्लस ये आ गया 98 × 98 आ गया।
ठीक है, मैंने 19 से गुणा किया, 1976 का 6 हासिल 7, 19 सत्ते 133 और 7 कितना होगा 140, तो जीरो आएगा प्लस। मैं लास्ट के 2 डिजिट निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। 98 अट्ठे कितना होगा, मैं यहाँ पे अलग से गुणा कर लेता हूँ। 98 इंटू 98 वैसे 100 माइनस 2 का स्क्वायर होता है, बट 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 9 72 और 6 78, और 9 से करूंगा तो 9 8 72 का 2, यानी ये आ रहा है 4 और 8 और 2 10 की 0 आ रही है। कोई बात नहीं, ये 0 4 आ रहा है। अब आप मेरी बात सुनना, ये 0 10 6, ये 0 4, तो जब मैं मिलाऊंगा तो लास्ट में 10 आएगा या नहीं, पहले बस बताओ। तो आपने कहा आएगा, तो बी उत्तर 810 वाला उत्तर है। मैं बस लास्ट के 2 डिजिट निकालने पे फोकस कर रहा था। मैंने कहा पूरी कैलकुलेशन कौन करता रहेगा, नानी याद आ जाएगी। हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल एक्स वाई के, ऐसे 2 सवाल आए हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछे गए कि एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें देखना पड़ता है अच्छा कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल से काम हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है और एक पूछिए, दैट्स इट। अगर 2 कंडीशन रखी होती तो 2 वेरिएबल बनाने पड़ते। कैसे, एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y की क्यूब के, ठीक है, और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सीधे नीचे z का वर्ग आ जाएगा। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है। देखो एक तरीका तो होता है कि मैं इसको बराबर में k मान लूं, x बराबर k y की क्यूब बटे z स्क्वायर, और फिर k का मान निकाल लूं। एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, भैया x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 की होल क्यूब, और ये उल्टा हो जाएगा Z2 बटे Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लीजिए, ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक या फिर k वाला अगला सवाल k से करा देंगे। x1 कितना था, 1/36 था, और x2 निकालना है। x2 हमने x मान लिया क्योंकि सवाल में x ही दिया हुआ है। y1 कितना था, 2, तो ये 2 है, बटे y2 कितना है, आपने कहा 3 है, इसकी क्यूब। Z2 कितना है, तो आपने कहा Z2 है 5, और Z1 कितना है 3 स्क्वायर, ये होगा। कहीं कोई डाउट है तो बता देना। आप कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा कि जी 3 या 9 से ये 4 बार सीधे कट जाएगा, कटेगा या नहीं, अरे बिल्कुल कटेगा, भाग के कटेगा, कोई माई का लाल है नहीं जो रोक ले। अब ये कितना रह गया जी, 9 चौक 36 हो गए, तो 2 की क्यूब भी बची, 3 के स्क्वायर से 9 से मैंने ये काट दिया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जेड का वर्ग था और वाई का घन था। आसमान, तुम्हें उल्टी चीजें बोलने में बहुत मजा आता होगा ना, जब देखो तमाशा खड़ा करते हो। अब आप देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 25 अट्ठे 200, और 4 ये 800x, 800x, और 3 की क्यूब बराबर 27, यही उत्तर आ रहा है। अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये उत्तर है इस सवाल का। मैंने ज्यादा कैलकुलेशन की नहीं है, लिखने का तरीका यही होता है। आप अगला सवाल देखिए, वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास है, आप 2x पे देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको क्लास बहुत तेज लगेगी, ये वैसे भी मुश्किल सवालों की क्लास है, तो अगली जो एडवांस मैथ्स की क्लास होगी उसको स्लो करेंगे। 2 चर का एक फलन सीधे x के साथ और y के साथ विपरीत बदलता है। फलन f बताइए, x5 y3, या देखते हुए x0 y1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू है, f की भी 2 वैल्यू आ गई, यानी अब मामला 2 वेरिएबल का है। तो अब हम f को कैसे लिखेंगे, हमने कहा जो फंक्शन है f, इसको हम लिख सकते हैं, एक फलन सीधे x के साथ है, सीधे x के साथ, तो मैंने उसको मान लिया कोफिशिएंट mx प्लस y का इनवर्स है, तो मैंने मान लिया n बटे y, ठीक है। अब आपने ये कहा है कि x 0 और y 1 है, तब f 15 है। f कितना है 15, x 0 और y 1, यानी कि ये n की वैल्यू आ गई, सीधे n की वैल्यू आ गई। आपने कहा कि x 1 और y 15 और f 2 और x कितना 1, यानी कि m, और प्लस y कितना 15 और n भी 15 1, तो y m कितना आ गया भाई, m 1 आ गया। अब हमसे f ही पूछ रहा है फिर वापस, तो f कैसे निकालेंगे, x उस वक्त कितना था जब f पूछ रहा है 5, प्लस n कितना है 15, और y कितना है 3, 15/3, ये भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। यही सवाल का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर आपको लगता है कि आप इन सवालों को और शॉर्ट कर सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बट ये पढ़ के जाइएगा, मेंस में भी हमें इस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सवाल मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी भी बताता हूँ। सवाल क्या रहा है, ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें y% लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर जो बच गए उसमें से 10% वोट अवैध हो गए,
और उसके बाद दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले तो वो 2484 वोटों से जीत गया। आप समझना बात को। पहले तो 59.75% का फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे 59 का मतलब 50% एक तरफ, 9%, और ये जो 375/1000 है ना, 375/1000 को मैं 3/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 125 से काटेंगे तो 125 दिया, 375, 1000 को 8 बार कर देंगे। तो अब हमने देखा ये बन रहा है जी 1/2 प्लस ये 8 नहीं 72 और 3 75/8% है। अगर इसको नीचे 100 कर दूं, 100 तो 25 या 75 और 25 100 का 100, 3/32 आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 19/32, 19/32 लिख सकता हूँ। अब आप बहुत ध्यान से देखें अगर, तो टोटल जो वोटर्स थे उनकी संख्या थी 16,000 थे। अच्छा, वो 16,000 कितने रह गए? 2484। अच्छा, रह गए मतलब जीत कितने से हुई है? तो मैं बस आपसे इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो देखो होता क्या है, जैसे कोई चीज मान लेते हैं कि 10% वोट नहीं पड़े, तो हम कहते हैं कि 10 से 9 वोट पड़े। फिर मैं कहता हूँ कि 25% वोट अवैध हो गए, यानी 5 से 4 वोट। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि भैया 50 से 36 वोट ही पड़े। अब आप कह रहे हो 36 का 50% एक को मिला, यानी 18, या ये कह सकते हैं एक को 20 मिला मान लेते हैं, तो दूसरे को 16 मिला, तो जीत कितने से हुई? 4 से। तो मैं कह सकता हूँ 50 और 4 का रिश्ता आपस में निकाल सकता हूँ। कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई करके। यही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो ये इतने वोट थे, हम ये कह रहे हैं कि भाई 10 से 9 हुई है एक संख्या, तो 10 से 9 हुई है, अवैध हो गए थे। और दूसरी चीज जो जीत हुई है वो कितने में हुई है? आप कह रहे हो 32 में 19 एक को मिला है, तो 16 दूसरे को मिला होगा या नहीं, यानी वो जीता कितने का है? 3 से जीता है, यानी 3/32। 32 में 3 से जीत हुई है उसकी, 32 में 6 से जीत हुई है। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 13 आएगा, और जीत जो हुई है वो 6 की। 32 में 6 की जीत का मतलब क्या है? 16 में 3 की जीत। तो मैंने इसको भाग कर दिया इससे, तो आप देखेंगे इससे अगर मैं भाग करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आएगा 100। अगर आप सक्सेसिव जानते होंगे तो समझ गए होंगे, 27 से इसको भाग कर रहा हूँ 92, यानी जो वोट नहीं पड़े थे वो ये वोट है कि 100 से 92 रह गए थे पहले स्टेज में। आप चाहते तो यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 16,000 और 2484 के बराबर लिख देते, 8% उत्तर। अगर आप इस सवाल को किसी और तरीके से करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करके भी बता देता हूँ। आप ऐसे तो लिखते ना कि भाई 16,000, ऐसे समझो आप कहते कि जी 1 - x/100 लोगों ने वोट नहीं डाला, बोलते आप। फिर आप कहते कि जी इसका 9/10 वोट ही वैलिड हुआ है, कहते। फिर आप कहते जितना वोट टोटल पड़ा है तो 16 में 3 मिला है उस बंदे को, कितना मिला है? 16 में 3, तो 3/16 लिखते और बराबर 2484 कर देते आप, क्योंकि जो उसको मिला है वो 2484 है। तो आप कहते हैं जी 16,000 से ये पूरा 16,000 कट गया, ये तो कटेगा नहीं क्या? 100 - x आ जाएगा ऊपर, यहाँ मैं 100 - x ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 100 - x। फिर आप कहते हैं 9 तिया 27 से इसको काटेंगे तो 92। अब आप देखिए 92 आ रहा है 100 - x के बराबर, तो x कितना होगा? 8%। वैसे मेरा मन नहीं था ये x लिखे, बट मैं समझ रहा हूँ कि आप ना समझ पाए, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। अब आप देखोगे कि एक परसेंटेज का बड़ा प्यारा सवाल है कि 3 मतदाता हैं x, y और z, 3 कैंडिडेट हैं x, y और z। मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। x को y से 30% वोट अधिक मिले, यानी अगर इसको 100 मिले तो इसको 130 मिले। z को y से 25% अधिक मिले, 125 कह सकते हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इसको मिले हैं 65, 5 से भी कट जाएगा, 10 से ही कट जाएगा, नहीं 5 से ही काटे थे, 5 से इसको काटेंगे 65, और ये 20, 26, 20 और 25, 5 से काटे। ये कह रहा है कि x ने z को भी 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। x, y, z, x ने z को भी 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे जो बात है वो है कि एक की वैल्यू जो है वो कितनी है? 5000 दे रखी है सवाल में, समझना। अब आप खुद देखो कि अगर मैं इन सबका सम कर रहा हूँ तो 20 और 25 45 और 26 71 ही आ रहा है, यानी ये अपने आप ही 71 बन गया। अब 71% मतदाताओं ने वोट दिया था, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ कि इसको 26%, इसको 20%, इसको 25% मिले, तो भैया 100% की वैल्यू बतानी है, तो 2 जीरो चुपका दी। ये बहुत ही टुच्चा और घटिया किस्म का सवाल था, देखने में मुश्किल लग रहा था बट था नहीं।
अगला सवाल, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आए और मेरी निगाह गई कि सबका डिजिटल सम भी अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सुनीता को अपनी एक्स बनाया और मैंने कहा कि आप कह रहे हो 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी एक्स का 85% 0.85 गुना, और 2% इनवैलिड हो गए, यानी 0.98 बच गए, और जितना इसको मिला है वो इसका भी 78% है, तो 0.78 हो गया। बराबर दे रखा है 64974, यही दे रखा है बराबर में। आपने कहा कि जी डिजिटल सम निकालो, तो 9 इधर से हट जाएगा। 8 7 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा 6, 8 5 13 का डिजिटल सम 4 होगा, 8 चौक 32 का 5, 5 6 30 का 3, यानी इधर आ रहा है डिजिटल सम 3। अच्छा, इधर कितना है डिजिटल सम, 9 हटा दिया, 6 और 4 10 और 7 17 और 4 इधर भी 3 आ रहा है, यानी डिजिटल सम एक्स का 1 है और वो एक ही ऑप्शन में है, डी। तो उतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, डिजिटल सम से हमने सीधे खत्म कर दिया सवाल को। मैंने क्या कहा था कि ये सब अप्रोच दिमाग में रखनी पड़ती हैं। आजकल जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेंस बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होगे, तो यही कर रहा हूँ कि सवाल हैंड टू हैंड बता रहा हूँ क्लास में ही कि यहाँ पे देखो डिजिटल सम लग सकता है, क्योंकि जी ये प्रैक्टिस अगर आप क्लास में नहीं करोगे, मॉक में नहीं करोगे, तो पेपर में कभी आपसे नहीं हो पाएगी ये चीज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर कोई बच्चा हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता। निश्चित वेतन वृद्धि पाती है यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अगले 9 वर्ष है, देखो 6 साल में तो इसका वेतन ये था। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी 6 साल में वेतन था इसका ये, बोलो भाई 6 साल में ये वेतन था इसका, ठीक है, और अगले 9 साल बाद वेतन हो गया इतना। तो मैं एक छोटी सी चीज बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 9 साल में चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसमें लास्ट में 7 आ रहा है। अब 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं और लास्ट में 7 आ जाए, वो किस ऑप्शन में, 9 चौक 36 नहीं, 9 दूनी 18 नहीं, ये नहीं, 9 तिया 27, ये सही है। आप मेरी बात का मतलब समझ पाए मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, अगर 6 साल में इतना हुआ है और अगले 9 साल में इतना हो गया, तो 9 साल में जो अंतर है वो इसका मैंने केवल 7 लिखा और देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि मैं इसको 9 से भाग करूंगा। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 9 से गुणा करने पे 7 आ रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन था। देखिए, मैं यही बताने आया हूँ आपको, यही चीज सिखाने आया हूँ कि करना क्या था पेपर में। ये कह रहा है एक व्यापारी को एक वर्ष में 9810 रुपए का भुगतान करना है, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% हो तो उसे कितनी नकदी देनी होगी। अब देख कितना नॉर्मल सा सवाल है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं किसी से 100 रुपए लूं, समझना 100 रुपए, तो मुझे एक साल में 109 देने पड़ेंगे। आप कह रहे हो कि जी 9810 देने पड़ेंगे एक साल बाद। ये 9 गुना है इसका। इससे ये तो पता लग गया कि जी 9000 क्या है, प्रिंसिपल 9000 है। अब मैं कहीं बीच में चुकाना चाहता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं ब्याज एक साल में 810 है, 810 है ना, तो 405 हो जाएगी 6 महीने में। यानी कोई 6 महीने में चुकाना चाहे तो 9405 दे सकता है। क्या इस सवाल में किसी कैलकुलेशन की जरूरत थी? मुझे आप बताओ, कुछ और कैलकुलेशन की जरूरत थी? बस इतना बता दो कि भैया पॉइंटों में आएगा, कुछ करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी कि मैं 104.5 की वैल्यू निकालूंगा। कई गधे ऐसे होंगे जो 104.5 की वैल्यू निकालेंगे, 9 से गुणा करेंगे, वो जस्ट गधे हैं और कुछ नहीं है। 19वां, एक ग्राहक 975 का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम किस्त जाती है। पहली किस्त 100 रुपए थी, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है दमदार है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 975 रुपए का भुगतान करना है और पहली किस्त 100 रुपए है। पहली किस्त 100 और फिर आप कहेंगे 5 कम हो गई 95 और फिर कहेंगे 90। ऐसे डेड कितने पदों का योग हो कि 975 हो जाए, 15 का या 14 का, जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है कि क्या होगा मामला। तो आपने कहा ज्यादा लंबा मत करो इसको, 5 से तो सब कुछ कट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 55 25, 195 आपने लिख लिया यहाँ। और यहाँ पे आपने कह दिया कि जी 20 और 19 और 18 ऐसे ऐसे करके अभी भी n पदों का योग ही निकलेगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने कहा n/2 और आपने कहा कि जी पहला पद होगा 40। अब 1 का अंतर है तो ये आ जाएगा -n + 1 बराबर 195। ये होगा। बता देना भाई कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। अब ऑप्शन से भी तो जाएंगे हम। तो मैंने बस इतनी सी बात आपसे कही कि यार ये आ रहा है n, ये कितना आ रहा है n,
और ब्रैकेट में 41 माइनस n। आप अगर मेरे तरीके सीख गए, आप मेरी क्लास में कभी यूट्यूब की टाइम एंड वर्क खोल के देख लेना, कुछ मत करना, बस टाइम एंड वर्क खोल के देखना, फिर आपको मेरे तरीकों का आइडिया लगेगा कि मैं पेपर से पहले भी कैसे तरीके बता रहा था। 390 390। अब मैंने कहा कि यार n 27 तो नहीं आ रहा है मल्टीपल में, 13 होता मैं फिर भी ट्राई करता। मैंने 15 रखा, सबसे पहला ऑप्शन 15 ही है, मैंने 15 यहाँ रखा तो ये आ रहा है 15, और 15 अगर इसमें से घटा रहा हूँ तो आ रहा है 26। तो 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, सेटिस्फाई हो गया। ए इज द करेक्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल था, एपी का सवाल था, और बट छोटा हमने कैसे किया, 5 से पूरे को भाग कर लिया तो थोड़ा छोटा हो गया। थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया सवाल। चलिए 20वां सवाल देखेंगे। ये कह रहा है मोहन ने 20% वार्षिक। देखिए ऐसे कई सारे सवाल आए और मैं सारे सवाल एक ही तरीके से करके बताता हूँ, आपको बड़ी हैरानी होगी कि यार हम क्यों नहीं सोचते ऐसे। अरे आप क्या टीचर नहीं सोच पाता, आप तो जब सोच पाएंगे। देखो 20% साधारण ब्याज पर इतना पैसा उधार लिया, पहले वर्ष की समाप्ति पर इतना दे दिया। यदि मोहन सबका यूनिट डिजिट या मैं ये कहूँ सेकंड डिजिट अलग अलग है तो सवाल होगा ये यूनिट डिजिट से या 10th डिजिट से। वापसी के लिए इतना चुकाता है कि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, तो प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी भुगतान शामिल में, तो दूसरी वर्ष के बाद कितना देगा। बस इतनी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे हिसाब से समझना, पैसा था ये 422 और 092 ये था। आप 2 साल का ब्याज निकालते तो 2 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 140% हो जाएगी, यानी इसका 1.4 गुना हो जाएगा। इसका 1.4 गुना हो जाएगा। 140% का मतलब 1.4 गुना। अब आप कहेंगे कि जी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या घटाना पड़ेगा। आपने कहा एक तो जो इसने 21,679 रुपए पहले साल दे दिए थे, और दूसरी चीज क्या है कि इस पे ब्याज भी तो लगती, 20% की तरफ से वो ब्याज भी नहीं लगी, यानी इसका 120% हम घटा देंगे। 120% का मतलब 1.2। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस लास्ट के 2 अंक निकाल रहा हूँ। तो आपने कहा 14 दूनी, इसके लास्ट के 2 अंक होंगे, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2 128, 8.8 तो इसका आ रहा है। 12 निम्मा 108 हासिल 10, 12 सत्ते 84 और 10 94 इसका आ रहा है। तो मैं समझ गया 0 लास्ट में आएगा और 4 यहाँ आएगा। 4 आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो आपने कहा डी में आ रहा है, ये उत्तर है। करने की जरूरत नहीं थी इस पूरे सवाल को। मैंने क्या किया आप समझे पहले तो, मैंने कहा ये तो इतना बन जाता, लेकिन क्या इतना देना पड़ेगा, नहीं। आपने कहा जी एक तो ये नहीं देना पड़ेगा और इसका 20% नहीं देना पड़ेगा, तो कई लोग क्या करेंगे पहले इसका 20% निकाल रहे हैं। मैं शिक्षकों की बात करूं, 20% निकाल रहे हैं इसका। अबे क्या जरूरत है, इसका सीधे कह दो ना, इसका 120% हटाना है। एक तो जो दे दिया और एक जो उसका ब्याज, यही तो घटाना था। अगर ये चीज ना होती तो हम सीधा इतना उत्तर बता देते इसका। लेकिन अभी क्या, ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप मेंस में 390 में 390 लाना चाहते हैं, गणित में 90 में 90 लाना चाहते हैं, तो इस तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। 21वां क्या, प्रणव ने। अब देखो मैं इस सवाल को भी ऐसे ही करूंगा। मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मेंस में भी आ जाए तो आप कैसे करेंगे। आपने कहा कि जी 623, और ये एक सवाल नहीं, सारे सवाल ऐसे ही हो रहे हैं। 305 सवाल आप खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा सवाल कराने हैं। आपने कहा कि जी 2 साल में तो 1.2 हो जाएगा, 120% हो जाएगी। आप कितना चुकाते हो जी, 16,390 और 10% से 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यूनिट डिजिट देखनी है और कुछ नहीं देखना। आपने कहा 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6 इधर आ जाएगा 6.0। 11 से करूंगा, 11 निम्मा 99 9। आपने कहा कि जी 16 में से 9 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे 7 आ जाएगा। साथ किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बीच द करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत नहीं थी। आप समझ गए क्या कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने 500 उधार लिए और आप यहाँ पे 200 दे देते हो, 10% दिए फॉर एग्जाम्पल, ये भी 10 है, तो आपको ये पता है कि अगर आप 500 का सीधे यहाँ पे 120% कर दो, 500 गुणा 1.2, लेकिन आपने 200 यहाँ दे दिए थे तो 200 आपको नहीं देना लास्ट में, और आपने इसमें वो ब्याज भी जोड़ दी जो 200 पे लगती है 1 साल में, तो वो ब्याज भी घटानी है, तो 200 का 20% और घटाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे 200 का 120% घटा दे रहा हूँ। अब समझ गए बात को, ये अंतर है बस हमारे आपके सोच में। 22वां ये कह रहा है ए में साधारण ब्याज पर 5% की अवधि के लिए ए 8% वार्षिक दर से एक राशि निवेश की ए ने, यानी ए को मिलेगा इसमें 40%, 8% की दर से 5 साल में। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसी आदमी ने, ये तो ए में निवेश किया, बी में जो निवेश किया वो उस राशि का 4 गुना किया। मैं ये कह सकता हूं अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे इसने 400 किया है, और 400 का कितना परसेंट, 5 सत्ते 35% किया। इसने कहा उसे कुल ब्याज इतना मिला, तो बी में कितना निवेश किया ये बताना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कुल ब्याज कितना आ जाएगा आप बताओ। आपने कहा 40, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 35 दूनी 70 दूनी 140 यहाँ से आ जाएगा।
यानी टोटल 180 आ जाएगा, और उस 180 की वैल्यू 1620 है, 180% की। तो 1% की कितनी होगी? 9। हमें इस 400 की निकालनी है, 3600। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बट मैंने कहा दिखा देते हैं आपको, ऐसा सवाल भी आपको हेल्प मिलेगी मेंस में। ठीक है, चलिए 23वां सवाल। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। ए क्या है? 20%। ए 20% है, इसका रिटर्न 6% है। तो मैं ये कह रहा हूं इसने क्या किया, 20% को 6% पे दिया, और पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है, इसका रिटर्न 8%। देखो ये वही फायदे वाली बात है, फायदे और नुकसान की। आप ये कह रहे हो कि भैया सीधे करो कि मैं 20% मतलब 1/5 को तो कितने पे दे रहा हूं? आपने कहा 6% रिटर्न पे दे रहा हूं, यानी मुझे लाभ 6% मिल रहा है, प्लस 30% यानी 3/10 को कितने पे दे रहा हूं? तो आपने कहा 8% रिटर्न मिल रहा है इस पे। बचा कितना जी? सी कितना है? 20% को निरूपित करता है, 1/5 को आप कितने पे दे रहे हो? फिर 4% पे दे रहे हो सी में। ठीक है, अब शेष 30% को निरूपित करता है डी, यानी कि ये फिर से 3/10, और उस पे रिटर्न कितना है? -5%। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा इन दोनों में 1/5 कॉमन लूंगा तो 6 और 4 10, 2%, तो ये आ गया। और इसमें 3/10 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3 3 9, 0.9%, ये आ गया। यानी टोटल कितना हो गया? 2.9%। कैलकुलेशन जितनी इजी होती है उतना ही क्या होता है, बहुत से लोगों को लगेगा सर आपने तो पहले क्वेश्चन देख लिए फिर आप कर रहे हो। मुझे पता है ऐसे बोलोगे, मत बोलना भाई, मैं 5 बार खुद एग्जाम निकाल के बैठा हूँ, 197.5 नंबर मैंने उस प्रेशर में ही लेके आए, बार बार मुझे बताना पड़ता है। आप लेके तो आओ सवाल। कभी नींद आ रही है, कोई गलती होगी तो अलग बात है, मैं मानता हूँ 100% नहीं होगा, एक आध सवाल गलत होगा, बट आप तो हर सवाल में ही नहीं तरीका लगा पा रहे। अच्छा, तब कैसे बात बनेगी? एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है, और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। देखिए एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है, 1/5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली 20% ब्याज मिल रही है। अब ये 20% R/T है भैया, अगर प्रिंसिपल मैंने 100 माना है तो आपने कहा दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, यानी मैं अगर इस 20 को तोड़ना चाहूं तो 2 और 10 पे तोड़ सकता हूं। बताओ, उसको टाइम को 2 मान लिया, 10 दूनी 20%, तभी बनेगा। ये आ गया भाई। अब ये कह रहा है 5600 रुपए पे, यानी 56 गुना, आपने 3 वर्ष की वृद्धि कर दी, यानी 13%, और 6 साल है 13 से 78 से और गुणा करनी है। सब ऑप्शन क्लोज हैं, कैसे करें इसकी गुणा सिंपल तरीके से? तो मैंने कहा पहले 50 से कर लेते हैं, तो आपने कहा 50 से करने का मतलब तो सिंपल हो जाएगा, 78 का 3900, 50 से करा। अब 6 से करेंगे, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, यानी ये 4368 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर। आसान था समझ। 25वां, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। देखो ये सवाल थोड़े से अच्छे पूछे गए, कई लोगों को तो लग रहा है गलत है। इस सवाल में हमें सिक्के मानने ही पड़ेंगे। हमने सिक्के मान लिए कि भैया सिक्के ए प्लस बी प्लस सी, टोटल सिक्के कितने हैं? 40। अगर ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, तो इसका मूल्य होगा 5A, इसका मूल्य होगा 2B, इसका मूल्य होगा C, बराबर 100। बराबर 100 मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अब आप देखो एक चीज छोटी सी, मैं निकालने हैं 5 रुपए के सिक्के, यानी ए निकालना है मुझे। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो आप कह रहे हो कि 4A प्लस बी बराबर 60 है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ ए जो आ रहा है वो 15 माइनस बी बटा 4 आ रहा है, यानी जो भी उत्तर होगा ए का वो 15 से छोटा होगा। एक ही ऑप्शन है डी, यही करेक्ट आंसर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, खेल खत्म हो गया।